25 खबर 25 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी में फूट रुकने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के दो और नेताओं ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया और कल आम आदमी पार्टी को अलविदा कहने वाली यामिनी गोमर भी कांग्रेस में जा सकती है। आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता यामिनी गोमर कांग्रेस का दामन थाम सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यामिनी गोमर से मुलाकात की तस्दीक की है। टिकटों का ऐलान न सही, लेकिन पंजाब कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। अकाली दल के पूर्व सांसद रहे अमरीक आलीवाल, आम आदमी पार्टी नेता महेश गुप्ता और गुरबंश सिंह पुनिया ने कैप्टन की मौजूदगी में दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता यामिनी गोमर भी उनसे मुलाकात कर चुकी हैं और पार्टी में शामिल होने को इच्छुक हैं। इस मेंबर पार्लियामेंट लुधियाने तो वाइस प्रेसिडेंट ਹੁਣ ਐਸੇ ਦੀ ਦੇ ਨੇ एंड चेयरमैन पंजाब एग्रो ने वो ही हैज़ टुडे रिजाइन फ्रॉम द अकाली दल और साडे विच शामिल होए ने और इधर महेश गुप्ता जी बैठे ने ही इज़ प्रीवियसली आप के नाल हुंदे से गए। ये तो यामिनी जी की बात करता हूँ। शी हैज़ मेट मी, पूरे मिलकर फिर यहाँ से ही चंडीगढ़ गए हैं जो 4-5 दिन पहले मुझे मिले थे। शी एक्सप्लेन्ड कि वो उनको या आम आदमी पार्टी के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। उधर कांग्रेस में शामिल हो रहे नेताओं को लेकर बीजेपी और अकाली दल बेफिक्र हैं। साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर चुटकी भी ले रहे हैं। ऐसा है, कल अकाली दल बहुत लोग शामिल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हुए। ये मौसम है, चलता ही रहता ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਗੀ ਉਹਦੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਬਲਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ 117 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਧਰ ਵੀ कुछ नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक आम आदमी पार्टी के बिखराव का कारण बाहरी लोगों का स्थानीय लोगों पर तरजीह देना है। कैमरामैन डेविड के साथ पंकज कपाही, सी मीडिया, दिल्ली। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के निशाने पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी रही। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी के दलित प्रेम पर सवाल खड़े किए हैं। दलित वोटों को अपने हक में करने को लेकर सियासी दलों के बीच मची होड़ और तेज होती जा रही है। ताजा मामले में पंजाब कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी के दलित प्रेम पर सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि सरकार आई तो डिप्टी सीएम कोई दलित चेहरा होगा। इसी बात पर कैप्टन का कहना है कि आम आदमी पार्टी अगर दलित और सिख हितैषी होती तो दिल्ली की सरकार में कम से कम मंत्री सिख चेहरा होता। If you are interested in Dalits, if you are genuinely interested in Sikhs, then why you got a government here? इसमें क्यों नहीं लगाते? 5 हमारे सिख एमएलए हैं, एक नहीं आपको ठीक लगा? इतने दलित एमएलए हैं, उनको ठीक नहीं लगा? आप गवर्नमेंट में बना दो। कैप्टन यही नहीं रुके, उन्होंने एसवाईएल पर आम आदमी पार्टी के स्टैंड को भी टेम्पररी करार दिया। कैप्टन की माने तो चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार पलटी मार जाएगी। आज तक तो बोला नहीं, जब अभी गया लोगों ने प्रेशर डाल दिया होगा कि बोलो जी हम मर जाएंगे तो उसने बोल दिया। एक नंबर का झूठा है। जिस दिन ये इलेक्शन खत्म हो जाएगी उसने अपना एसवाईएल का स्टैंड बदल दिया। आपको बता दें कि बीजेपी ने सूबे में अध्यक्ष की जिम्मेदारी विजय सांपला को दी है, जबकि कांग्रेस के सीएलपी लीडर चरणजीत चन्नी हैं। दोनों दलित समुदाय से संबंध रखते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दावे पर भरोसा करे तो आम आदमी पार्टी चुनाव के बाद एसवाईएल पर अपने दिए गए स्टैंड से पलट जाएगी। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ जगतार बुल्लर, जी मीडिया। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और राहुल ने पंजाब के किसानों का भी जिक्र किया। पंजाब विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से किसान के कर्ज के मुद्दे को उछाल दिया है। पंजाब कांग्रेस हालिया महीनों के दौरान किसानों की खुदकुशी और कर्ज के मसले जोर शोर से उठाती रही है और दोनों के बीच का कनेक्शन जोड़ने में भी पीछे नहीं रही है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कर्ज के चलते पंजाब और यूपी के किसानों की मौजूदा स्थिति के बारे में बताने की कोशिश की।
साथ ही बताया कि पंजाब के लगभग 34 लाख किसानों ने कांग्रेस का फॉर्म भरा है, जो कर्ज तले दबे हैं। राहुल ने सरकार से किसानों की कर्ज माफी, बिजली के दाम आधे करने और फसलों का उचित दाम देने की मांग की है। कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और सही दाम हमने उठाई। हमने किसानों से वायदा किया था कि उनकी जो मांग है हम सरकार तक पहुंचाएंगे, इसलिए हम यहां दिल्ली में ये सब फॉर्म्स लाए। इसके बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि नोटबंदी के फैसले से किसान को खाद और बीज खरीदने में दिक्कत पेश आ रही है और उस पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। बीज के लिए, खाद के लिए कैश की जरूरत होती है और हिंदुस्तान का किसान सबसे ईमानदार होता है। उसके पास कोई काला धन नहीं है, वो सिर्फ अपना खून पसीना देता है। उस पर नरेंद्र मोदी जी के डिमोनेटाइजेशन के निर्णय ने जबरदस्त चोट मारी। उसकी ईमानदारी पे सवाल उठाया गया है और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी किसान की मांगे सुने, किसान का कर्जा माफ करें, बिजली बिल हाफ करें और उनको सही दाम दिलवाएं। राहुल गांधी की मांग है कि सरकार किसानों का कर्जा माफ करे और बिजली के बिल आधे करके उन्हें राहत दे। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ यूएस शर्मा, सी मीडिया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को ही पंजाब विरोधी बताया है। सरदार प्रकाश सिंह बादल का कहना है कि कांग्रेस ने आर्थिक और सियासी तौर पर कभी भी पंजाब का भला नहीं किया है। सूबे के सीएम सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बसी पठाना के संघोल में संगत दर्शन किए। इस दौरान तकरीबन 83 गांव के लोगों ने सीएम के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। वहीं सीएम ने भी मौके पर जन समस्याओं को निपटाने की कोशिश की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब हुए सीएम ने साफ किया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कभी भी पंजाब का भला नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने चुनाव आयोग की उस सिफारिश का भी स्वागत किया जिसके तहत एक उम्मीदवार सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ सकेगा। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल इन दिनों लगातार संगत दर्शन कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और ग्रामीणों से सीधे रूबरू हो रहे हैं। पंजाब के हित के संबंध में सीएम बादल का दावा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सूबे के लोगों को गुमराह कर रही है। फतेहगढ़ साहब से हरप्रीत सिंह, जी मीडिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली रैली कर रहे सूफी गायक हंसराज हंस ने खुलकर दलित रिजर्वेशन का समर्थन किया है। भाजपा में शामिल होने के बाद हंसराज हंस पहली बार भाजपा की रैली में शामिल हुए। इस दौरान जहां उन्होंने दलितों के लिए रिजर्वेशन जारी रहने की बात की, वहीं सभी धर्मों और वर्गों के गरीब परिवारों की रिजर्वेशन की भी बात की। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली रैली कर रहे सूफी गायक हंसराज हंस ने रिजर्वेशन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गरीब और दलित वर्ग के सुधार में फिलहाल काफी वक्त लगेगा, ऐसे में आरक्षण जारी रहना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने दूसरे वर्गों के जरूरतमंद गरीब लोगों को भी इस दायरे में लाने पर जोर दिया। जाहिर तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को पटखनी देने के लिए बीजेपी की नजर भी दलित काट पर है। रिजर्वेशन बंद ना करो, अजय बहुत देर चलानी पैनी है। अजय तो वही खोरी खोद रहे गरीब लोग। कितने जड़े हो गए, कख नहीं होया अजय तो 2% बस्तियां जाके देखो, लोग भुख ना कर रहे। जे रिजर्वेशन बंद हो गई तो फिर कोई फायदा नहीं। इस दौरान हंसराज हंस ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले की सराहना की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजनरी नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे भारत विश्व की वेस्टर्न कंट्रीज की तर्ज पर कैशलेस बनेगा और विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। मैं तो जो कहना सुन रहे सी, मोदी साहब का एक ख्वाहिश है कि जिदा कैनेडा, अमेरिका, यूरोप है ना,
ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ। ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰਾ ਰਬੜ ਮਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ट्रांसपेरेंसी रहे अकाउंट्स में। रैली के दौरान हंसराज हंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों की सराहना की। सबसे ज्यादा सराहना उन्होंने नोटबंदी के फैसले की और कहा कि लोगों को इस फैसले का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण आम आदमी और आम गरीब का उत्थान होगा। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। पिछले दिनों सड़क हादसे में मारे गए 12 शिक्षकों के 6 परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। फाजिल्का फिरोजपुर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे के शिकार हुए सरकारी शिक्षकों से संबंधित 6 परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए हैं। बीते दिनों फाजिल्का फिरोजपुर नेशनल हाईवे पर हादसे का शिकार हुए शिक्षकों के परिवारों के दुख को सरकार ने साझा करने की कोशिश की। इस हादसे में एक ड्राइवर सहित 11 सरकारी टीचर्स और एक निजी स्कूल टीचर की मौत हो गई थी। सरकार ने सभी मृतक टीचर्स के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के वादे को पूरा करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सेहत मंत्री सुरजीत कुमार जियानी ने 6 परिवारों के परिजनों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। बाकी बचे 5 परिवारों के सदस्यों को भी जल्द नियुक्ति दिए जाने का भरोसा दिया। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 13 ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, 11 ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 10 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਡੀਜੀਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਆ। 6 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ कैबिनेट 'ਚ जड़ चलो पूरी करा के करा दे। स्वास्थ्य मंत्री ने बाकी बचे 5 पीड़ित परिवारों को भी जल्द नियुक्ति पत्र दिए जाने का भरोसा दिया है। सुनील नागपाल, जी मीडिया, फाजिल्का। नोटबंदी के बाद से देश में शुरू हुए कैशलेस अभियान को साकार करने में हरियाणा जुटा हुआ है। ने कैशलेस अभियान को सफल बनाने की खातिर इंटरनेट नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल सूबे के सभी विधानसभा हलकों में विकास रैली करने में जुटे हैं। इस बार झज्जर हलके का नंबर था, जहां उनके साथ कृषि मंत्री ओपी धनखड़ सहित कई विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कैशलेस अभियान को सफल बनाने की खातिर सूबे के भीतर इंटरनेट नेटवर्क को मजबूत करने की खातिर उठाए जा रहे कदम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संबंधित कंपनियों के साथ मीटिंग की गई है और जल्द ही नेटवर्क की समस्या को हल कर लिया जाएगा। पिछले दिनों में हमने जितनी भी कंपनीज हैं हरियाणा में काम कर रहे हैं उन सबकी एक मीटिंग बुलाई थी। सबसे बात की थी कि हर कोने के अंदर नेटवर्क ब्रॉडबैंड से ये नेटवर्क पूरा मिलना चाहिए। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। कुछ उनकी कठिनाइयाँ थी, उनको भी दूर करने के लिए हमने उनको कहा है सब कठिनाइयाँ दूर होंगी और बहुत जल्दी नेटवर्क पूरे हरियाणा में समान रूप से मिलेगा। रैली के दौरान सीएम ने हल्के के लिए कई ऐलान किए, जिसमें बाईपास का निर्माण, सैनिक स्कूल खोलने और इंडस्ट्रियल टाउनशिप को विकसित करने की घोषणाएं शामिल है। आगे मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि सैनिक स्कूल जल्दी बनाने की योजना, सूचकवास की बाईपास की योजना, महिला कॉलेज की योजना, यहाँ एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की योजना और झज्जर और इस इलाके के छोटे मोटे कामों के लिए 20 करोड़, उसके अलावा भी सैकड़ों करोड़ की जो घोषणाएं की हैं, हम सब अभिभूत हैं। सबका साथ सबका विकास यहाँ नारा सार्थक हुआ है। सूबे के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि सरकार समान विकास के उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन सोनू धनखड़ के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। मेवात डेवलपमेंट की बैठक इस बार गुरुग्राम में हुई और बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। अगली बार मेवात विकास बोर्ड की बैठक नूह में ही होगी, सीएम ने इसका ऐलान किया है। मेवात के विकास को आगे बढ़ाने को लेकर खट्टर सरकार गंभीर नजर आ रही है। इस कड़ी में मेवात विकास बोर्ड की बैठक गुरुग्राम में हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम खट्टर ने की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मेवात के विकास के लिए टाइमलाइन तैयार हो रही है। सरकार का मेन फोकस मेवात में शिक्षा के ढांचे को मजबूत करना है।
सीएम ने अकेले मेवात के स्कूलों और छात्रों के लिए 1 करोड़ का बजट बनाने की बात कही है। पहली बात तो है कि मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग हर बार चंडीगढ़ होती थी और इस बार ये तय किया कि ये गुरुग्राम में हो, और अगली बार का भी तय किया कि अगली बार की मीटिंग नूह में होगी, ताकि मेवात के नाते से जितने भी विकास कार्य है या वहाँ का जो पिछड़ापन है उसका आभास सभी मीटिंग के मेंबर्स को प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसलिए ये मीटिंग अगली बार नूह में होगी। आज के एजेंडे में जितने पिछले एजेंडा जो भी आइटम्स थे उनके ऊपर उसकी प्रगति प्रोग्रेस इसका विचार किया गया। इसके अलावा मेवात में एक ट्रामा सेंटर बनाने और स्कूल भर्ती घोटाले की जांच की बात भी कही है। चंडीगढ़ के बजाय गुरुग्राम या नूह में बोर्ड की बैठक का मकसद इलाके की जरूरतों को नजदीकी से समझना और तेजी से आगे बढ़ना है। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया। फरीदाबाद नगर निगम और भिवानी नगर परिषद चुनाव 8 जनवरी को होगा। फरीदाबाद नगर निगम के 40 और भिवानी नगर परिषद के 31 वार्डों में वोटिंग होनी है। फरीदाबाद नगर निगम और भिवानी नगर परिषद के चुनाव 8 जनवरी को कराए जाएंगे। हरियाणा चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दलीप सिंह ने चंडीगढ़ में बताया कि 21 से 27 दिसंबर तक इच्छुक उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल करा सकेंगे, जबकि 8 जनवरी यानी रविवार के दिन वोटिंग होगी। 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना नामांकन दे सकते हैं, और अगले साल 8 जनवरी रविवार को चुनाव कराए जाएंगे और उसी दिन ही नतीजों की घोषणा भी की जाएगी। इसके बारे में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो चुनाव जो हैं वो फ्री, फेयर और पीसफुल ढंग से कराए जाएंगे। इसके अलावा ये पहला मौका होगा जब सूबे की जनता को लोकल बॉडी चुनाव में नोटा के इस्तेमाल की सुविधा मिलेगी। यानी अगर आप किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते तो नोटा का बटन दबा सकते हैं। पहली बार हरियाणा में लोकल बॉडीज के चुनाव में नोटा, नन ऑफ द अबाव का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि वो मतदाता जो पोलिंग स्टेशन पे आते हैं और किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं तो वो नोटा बटन दबाकर भी अपनी वोट दे सकते हैं। हरियाणा चुनाव आयोग ने फरीदाबाद और भिवानी के लोगों से बढ़ चढ़कर वोटिंग करने की अपील की है। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। कांग्रेस नगर निगम चुनाव में कांग्रेस में बगावत नजर आ रही है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में टिकट बंटवारे से नाराज बागी कांग्रेसियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल को निशाने पर लिया है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में रंगा नजर आ रहा है, बगावत भी उसमें से एक रंग है। कांग्रेस के कुछ बागी नेता चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ चुनावों में पैसा लेकर टिकट बांटे गए हैं और सिर्फ बाहुबलियों को ही टिकट दिए गए हैं। क्या वो ऐसे लोग हैं जो उनको अपना समय दे पाएंगे? मेरे को नहीं लगता कि ऐसे लोगों को टिकट दी गई है, जिसके कारण से हम जैसे लोगों को बाहर आना पड़ा। हर वार्ड में जो टिकट मिली है वो बाहुबली और दबंग आदमी को मिली है या बहुत पैसे वाले को मिली है। किसी भी ऐसे आदमी को टिकट नहीं मिली जो जनता के बीच में रहता हो। उधर इस आरोप का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता पवन बंसल ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो ऐसे आरोप सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उनको टिकट नहीं मिले हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और ये ऐसा अक्सर होता है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में पार्टी का प्रचार करने पहुंचे शकील अहमद ने कहा कि वैसे तो चंडीगढ़ में कई अहम मुद्दे हैं, पर नोटबंदी एक मुख्य मुद्दा रहने वाला है क्योंकि जनता नोटबंदी से बेहद परेशान है। उधर बीजेपी का मानना है कि चंडीगढ़ की जनता भी पूरे देश की जनता की तरह पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले के साथ खड़ी है। नहीं, देखिए इलेक्शन में बहुत है जो इस कॉरपोरेशन का फेल्योर है पिछले इसमें, जो किरण खेर जी के एमपी होने के बाद बजट में कटौती हुई है, उसकी है भारत सरकार उनकी होने के बावजूद भी जो अभी के मेयर साहब हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। पुरानी हम ही लोग के समय की योजनाओं को फीता काट के और फाउंडेशन स्टोन लेकर के जो हम लोगों के समय में एक तरह से सैंक्शन था, प्रोजेक्ट फाइनलाइज था, वो सब भी मुद्दे होंगे। लेकिन डिमोनेटाइजेशन से लोग परेशान हैं, इसको भी कंसीडर करेंगे। लेकिन चंडीगढ़ की जो ईमानदार और जो इंटेलिजेंट जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि कोई भी अच्छे काम के लिए थोड़े दिन की मुश्किल जो है वो सहन करने को तैयार हैं। और 30 तारीख तक तो अब वैसे भी हमारे पास 18 दिन रह गए हैं और मुझे लगता है कि ये दिन भी जो है शहर की जनता हमें पूरा सहयोग देगी और 18 तारीख को कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब। नोटबंदी के फैसले पर कांग्रेस और बीजेपी अपने दावे पर अड़ी है, लेकिन फायदा किसे होगा?
कि चंडीगढ़ की जनता के फैसले से साफ हो जाएगा। चंडीगढ़ से नीतिका महेश्वरी के साथ अमन कपूर, जी मीडिया। शुरू करते हैं हिमाचल का, जहां वॉल्वो बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने सूबे के परिवहन मंत्री जीएस बाली को आरोपों के घेरे में लिया है। हिमाचल वॉल्वो बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने सूबे के परिवहन मंत्री जीएस बाली को आरोपों के घेरे में ले लिया है। हिमाचल के परिवहन मंत्री जीएस बाली एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनके खिलाफ सूबे की वॉल्वो बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने मोर्चा खोला है। एसोसिएशन ने मंत्री साहब पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। उनकी शिकायत है कि सूबे में वॉल्वो बस के परमिट नहीं दिए जा रहे और जब वॉल्वो ऑपरेटर बाहर से बसें लेकर पहुंच रहे हैं तो उन्हें तंग किया जा रहा है। इस बाबत एसोसिएशन ने विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात कर दखल की मांग की है। लोगों को परमिट इत्यादि दे नहीं रहे हैं और फिर ये कि मजबूरी में जब हिमाचल के ऑपरेटर्स को कहीं और जगह से गाड़ी लानी पड़ती है तो उस सब को उन्होंने ये कहा कि इलीगल है, जबकि कोई भी गाड़ी इलीगल नहीं है। हर गाड़ी के टैक्स पेड है, परमिशन है, सब कुछ है। वॉल्वो बस ऑपरेटर एसोसिएशन के मुद्दे को पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने सदन में उठाने का भरोसा दिया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा शीतकालीन सत्र में करप्शन और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े मसलों को उठाया जाएगा। अनेकों असफलताएं सरकार की रही है, भ्रष्टाचार के अनेकों मामले सामने आए हैं, लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है वो सामने आया है, जो वायदा खिलाफी कांग्रेस सरकार ने की है। ये सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे सरकार को घेरने का विधानसभा के अंदर और बाहर। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने वॉल्वो बस ऑपरेटर एसोसिएशन के मुद्दे को विधानसभा सदन में उठाने का भरोसा दिया है। हमीरपुर से अरविंदर सिंह, जी मीडिया। एसपीयू के 45वें इंटर कॉलेज फेस्टिवल रंगमंच के समापन के मौके पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। सांसद अनुराग ठाकुर ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के मकसद से डिजिटल बैंकिंग क्रांति का शुभारंभ किया। एचपीयू के 45वें इंटर कॉलेज फेस्टिवल रंगमंच के समापन के मौके पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। हमीरपुर के गर्ल्स कॉलेज में इस दौरान छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। वहीं आयोजकों ने सांसद अनुराग ठाकुर को सम्मानित किया। इस दौरान हमीरपुर में डिजिटल बैंकिंग क्रांति अभियान का शुभारंभ किया गया। ठाकुर के मुताबिक इस अभियान के जरिए युवाओं को ई बैंकिंग और कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के तौर तरीकों के बारे में बताया जाएगा, ताकि युवा आम लोगों, दुकानदारों और बुजुर्गों को इस बाबत जागरूक कर सकें। डिजिटल पेमेंट की ओर देश कैसे बढ़े, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने डिजिटल पैसा का अभियान भी चलाया और आज हमीरपुर के गौतम गर्ल्स कॉलेज में हमने प्रयास किया है कि अलग अलग शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों को, विद्यार्थियों को सिखाने के बाद वो जनता को सिखा सके, अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को, दुकानदारों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट्स कर सकें और पैसे का आदान प्रदान डिजिटल माध्यम से हो। अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले को सराहा है। अनुराग ठाकुर की माने तो आने वाले समय में नोटबंदी की वजह से काले धन और करप्शन से देश को छुटकारा मिलेगा। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। 4 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन दोनों सदनों में हंगामे के हालात वही पुराने रहे। शांता जी, 16 नवंबर से संसद कार्रवाई चल रही है और आज तक बहस नहीं हुई किसी चीज को लेकर, और इसमें लगभग 190 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है। कौन जिम्मेदार है? देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण देश की राजनीति जो है 70 साल के बाद जितना परिपक्व होना चाहिए था, शालीन होना चाहिए था, वैसी हुई नहीं। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद की जा रही थी कि नोट बैन पर आज दोनों सदनों में बहस हो सकती है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया था। पीएम मोदी भी आज सुबह लोकसभा में मौजूद रहे, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होने लगा। सरकार और विपक्ष दोनों ही पहले बहस की शुरुआत करना चाहते हैं। इस बात पर नोकझोंक हुई। लोकसभा को पहले 12 बजे तक, फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती कि आप वेल में भी खड़े रहो, फिर आप बोलने के लिए भी बोलो।
और इसलिए मैंने बीच का रास्ता अपनाया था कि दोनों तरफ हल्ला हो रहा था, तो मैंने कहा जो शांति से बैठे हैं मैं उनको बोलने देती हूँ। जो राहुल गांधी जी भूकंप के बात कर रहे थे, यानी उनके भूकंप के पहले एआईसीसी के हेडक्वार्टर्स में ये स्टिंग ऑपरेशन का भूकंप हो चुका है। 51 से आज तक ऐसा संसद का सत्र बता दीजिए जिसमें हंगामा न हुआ। कौन इसके लिए जिम्मेदार? 51 से आज तक का सत्र बता दीजिए कितने रुपए खर्च हुए, आज तक कितना, ये बीजेपी से पूछो ना। राज्यसभा में हंगामे के बीच आज एक अच्छी खबर भी आई। डिसेबिलिटी बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया। संसद के शीतकालीन सत्र में अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। 16 नवंबर को शुरू हुए शीतकालीन सत्र का ज्यादातर हिस्सा हंगामे की वजह से बर्बाद हो चुका है। संसद में हंगामे की वजह से अब तक कुल 211 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। थोथा चना बाजे खाना, ये कहना है राज बब्बर का बीजेपी के आरोपों पर। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नोटबंदी के विरोध के बहाने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें संसद में बोलने नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास पीएम मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विपक्ष हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन सरकार हंगामा कर रही है। अमेठी के लोगों ने चुना है, मैं पार्लियामेंट का एक मेंबर हूं, मेरी जगह वहां बोलने की है और मैं इस सदन में रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसको रखना चाहता हूं और मुझे रोका जा रहा है। नॉर्मली आमतौर से ऑपोजिशन रोकती है, पहली बार हमने देखा कि ऑपोजिशन बैठी है, सरकार के लोग खड़े हैं कि भैया चर्चा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, आज तक वो कहां चुप गए थे? एंड व्हाई राहुल जी did not allow the house to function and have proper debate. 9 दिसंबर को राहुल गांधी ने कहा था कि अगर वो लोकसभा में बोले तो भूकंप आ जाएगा। 3 दिसंबर को राहुल गांधी ने कहा कि काले धन पर हमला करने के बदले सरकार ने अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर हमला किया है। 21 नवंबर को राहुल ने कहा कि नोट बैन से सरकार के करीबी लोग मजे में हैं, जबकि गरीब कतार में खड़े हैं। 16 नवंबर को मुंबई में कहा कि नोट बैन की वजह से लोगों के पैसे उद्योगपतियों को दे दिए जाएंगे। 9 नवंबर को राहुल ने कहा कि 1000 रुपए के नोट की जगह 2000 रुपए का नोट लाने से काले धन पर कैसे लगाम लगेगी। नोटबंदी को राहुल गांधी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बता चुके हैं। काले धन के कुबेरों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। चंडीगढ़ में ईडी की छापेमारी के दौरान 2 करोड़ 18 लाख रुपए जब्त किए गए। बीती शाम करीब 7 बजे ईडी के 7 अधिकारियों के साथ सेक्टर 22B के हाउस नंबर 1434 में रेड की गई। इस रेड के दौरान 2 करोड़ 18 लाख रुपए बरामद किए गए। काले धन के खिलाफ देश भर में ईडी और आयकर विभाग की छापेमारी अभियान का असर चंडीगढ़ में भी देखने को मिला। यहाँ प्रवर्तन निदेशालय ने कपड़ा व्यापारी के घर से 2 करोड़ 19 लाख रुपए की रकम बरामद की, जिसमें 1.5 करोड़ की राशि पुराने नोटों में है, जबकि 17 लाख के करीब नई करेंसी और 52 लाख रुपए 50 और 100 के नोटों में है। रेड के दौरान उन्होंने 2 करोड़ 19 लाख और 35,500 रुपये सीज किए थे, जिनमें से 69,35,500 रुपीज़ नई करेंसी के और 1.5 करोड़ रुपए पुरानी करेंसी के नोट सीज किए थे। और उसके बाद उन्होंने हमें कंप्लेंट लिख के दी थी, जिसके आधार पर हमने 409, 420, 120 भी IPC, 13 और 7 PC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं कपड़ा व्यापारी इंद्रपाल महाजन का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। जी, आपके घर रेड पड़ी है, क्या साजिश है कोई आपके खिलाफ? महाजन जी कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ भी बोलना चाहते हैं? इससे पहले पंजाब को गुरुग्राम और फरीदाबाद से भी लाखों रुपए के नए और पुराने नोट बरामद हो चुके हैं। जो 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है नोटबंदी को और लगातार
जो रेड हो रही है और बड़ी संख्या में जो करेंसी पकड़ी जा रही है। कैमरामैन आकाश के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। देश की राजधानी दिल्ली भी काले धन के कुबेरों का अड्डा बन गई है और दिल्ली से 3.25 करोड़ के नोट पर भी बरामद हुए हैं और हवाला के जरिए मुंबई ले जाना था पैसा। इस वक्त हम होटल तक्ष के रूम नंबर 202 के बाहर खड़े हैं। ये वही रूम है जहां पर बीती रात क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स ने रेड मारी थी और 5 लोगों को पकड़ा था, जिनके पास से 3 करोड़ 25 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए गए थे। दिल्ली के एक होटल पर पुलिस और इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान 3.25 करोड़ रुपए के पुराने नोट मिले। दिल्ली के करोल बाग में होटल तक्ष के कमरा नंबर 202 और 206 में छापेमारी के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पता चला है कि ये लोग मुंबई के हवाला ऑपरेटर्स के लिए काम करते थे। ये पैसा दिल्ली से मुंबई जाना था। ये लोग नोटों की पैकिंग इस तरह से करते थे कि एयरपोर्ट पर भी नहीं पकड़े जा सकते थे। तक्षिन होटल है करोल बाग में, जहाँ पे कुछ दिनों से सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है। लोग आते हैं, बैग भर के लाते हैं, फिर चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा है जो मुंबई से आके वहाँ पे टिके हुए हैं। इसी इनपुट को हमने इनकम टैक्स अथॉरिटीज से शेयर किया और फिर ये जॉइंट ऑपरेशन किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान देश के कई शहरों से भारी मात्रा में नोट बरामद हुए हैं। मुंबई के पास ठाणे से 1 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद हुए हैं। हैदराबाद पुलिस ने डकैतों के एक गैंग से 52 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए हैं। पुणे से 67 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जबकि गोवा से 24 लाख रुपए मिले हैं। सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बाद क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर 3 करोड़ 25 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं और 5 लोगों को पकड़ा और उन सबको सीज करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। नोटबंदी के 36 दिन बाद भी लोग फैसले के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि बैंकों और एटीएम के बाहर आज भी लंबी लंबी कतारें लगी रही। नोटबंदी के फैसले को 36 दिन बीत गए हैं, लेकिन कई जगह बैंकों की कतारें अभी छोटी नहीं हुई हैं। हालांकि लोग सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं, लेकिन बैंक से पैसे ना निकाल पाने से उन्हें परेशानी हो रही है। 3 दिन बैंक की छुट्टी होने के बाद लोगों की समस्या और बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों को एटीएम से पैसे नहीं मिल रहे थे और अब बैंकों के सामने फिर से कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। कोई ऑफिस से लंच टाइम में आकर कतारों में खड़ा है, तो किसी को पैसे निकालने के लिए छुट्टी लेनी पड़ रही है। लगातार 3 दिन हो गए मेरे को लाइन में लगते हुए, बट कैश फिर भी नहीं मिल पा रहा है। रूम का रेंट भी देना, हम बाहर से आए हुए यहाँ रहते हैं, तो 10 तारीख को रेंट देना होता है, 10 तारीख जा चुकी है, तो बहुत परेशानी हो रही है। कैश की समस्या है। ये है कि कहीं भी घुमाओ एटीएम में पैसा नहीं है और लाइन इतनी लंबी होती है, खड़े होने का टाइम नहीं है ऑफिस वाले बंदे के पास। मैं अपना ऑफिस से लंच टाइम में आया हूँ, यहाँ पे गाड़ी सही करवाने जा रहा था, लेकिन गाड़ी खड़ी देखी तो मैं यहाँ पे कैश के लिए खड़ा हुआ। तो और भी कई एटीएम है, उसमें किसी में कैश नहीं है। मैं भी अभी कैश देखा, मैं भी ऑफिस से आ रहा लंच टाइम से, तो एटीएम पैसे ही नहीं है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कतारों में खड़े रहने के बावजूद लोग सरकार के इस फैसले के साथ नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि इससे काले धन वालों पर काबू तो पाया ही जाएगा, साथ ही देश को भी फायदे होंगे। रविंदर सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। लोगों को कैश के लिए थोड़ी परेशानी हो रही है और हिसार में जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता महेंद्र सिंह ने। ज्यादातर एटीएम कैशलेस नजर आए। हिसार में कौन से बैंक का एटीएम काम कर रहा है या कौन सी बैंक के बाहर कतारें देखने को मिल रही है, जायजा लेने की हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। स्टेट बैंक के एटीएम में हम लोग मौजूद हैं, बड़ी आसानी से अंदर जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोग हैं ही नहीं। इसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ पर इतनी मात्रा में कैश मिल रहा है, वजह बल्कि ये है कि यहाँ से कैश निकल ही नहीं पा रहा है। ये एक मशीन लगी हुई है इस एटीएम के अंदर और इसी में कैश भी जमा करवाया जा सकता है और इसी से कैश निकलवाया भी जा सकता है। जिनके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी वो यहाँ पर मौजूद है। सर, कैश निकल पा रहा है? अब तो नहीं निकल रहे हैं, अब तो जमा हो रहे हैं सर। अच्छा, कितना टाइम हो गया ये यहाँ से कैश नहीं निकल रहा? ये अभी दिक्कत आ रही है इस वजह से। जी, नोटबंदी के बाद से? हाँ, नोटबंदी के बाद। जी, नोटबंदी के बाद से स्थिति यहाँ पर ये है कि ज्यादातर सिर्फ कैश ही जमा होता है, यहाँ से कैश निकल नहीं पाता है। ICICI बैंक का जो एटीएम है वो नहीं चल रहा है। काफी दिनों से दिक्कत यही आ रही है कि लोग जो आ रहे हैं उन्हें बैंकों का ही सहारा है। यहाँ पर कैनरा बैंक है, उसका भी एटीएम है, लेकिन एटीएम खाली पड़ा हुआ है, पैसों के हिसाब से भी और लोगों के हिसाब से भी।
साथ ही एक्सिस बैंक का भी एटीएम है, बैंक है यहाँ पर, लेकिन एक्सिस बैंक के अंदर जाकर पता किया तो एटीएम एक्सिस बैंक का भी काम नहीं कर रहा है। तो सेक्टर 14 की मार्केट में कई सारे बैंक हैं, लेकिन यहाँ के एटीएम्स काम नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन प्रदीप चहल के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी कैश के लिए लोग लाइनों में लगे और थोड़े परेशान भी नजर आए। हालांकि वो इस फैसले को देशहित में मान रहे हैं। ये है फरीदाबाद के HDFC बैंक का एटीएम, जहां हम इतनी लंबी लाइन लोगों की पैसे निकालने को लेकर देख रहे हैं। बात करते हैं कुछ एक लोगों से, क्या कहना है उनका। क्या नाम है? सर मेरा नाम सुरेश कलसी है। सुरेश जी, कब से खड़े हैं आप यहाँ? जी मैं सुबह 7 बजे से खड़ा हूँ। 7 बजे से अभी तक नंबर नहीं आया? नंबर नहीं आया, टोकन बांटेगा, कुछ 10 या 20 टोकन बांटेगा, उसका फिर मना कर दिया गया। फिर हम लोग फिर भी लाइन में लगे हैं कि उम्मीद पर कि शायद मिल जाए। टोकन दे रहे हैं, बोल रहे हैं 20-22 तारीख को पैसा मिलेगा। टोकन आज मिल रहा है? तो पैसे 22 तारीख को मिलेंगे। आज हम बढ़िया है, अच्छा है, कैशलेस है, हम यूज कर रहे हैं। हमें इतनी मुसीबत नहीं है पैसों की, लेकिन फिर भी हम आगे के खर्चों के लिए पहले एडवांस लेके रख रहे हैं। धीरे धीरे देखो परेशानियां तो झेल रहे हैं, लेकिन ठीक हो जाएंगी थोड़े दिनों में, फिर करेंगे भी। मतलब बहुत अच्छा है, इससे आगे समय में अच्छा वो निर्णय निकलेगा, अच्छे परिणाम निकलेंगे। बिल्कुल राइट। फैसले के बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है, पर ये जो करप्शन हो रहा है बैंक के बेस पे, तो इसलिए हम लोगों को, एक आम जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी मीडिया की टीम ने शहर के लगभग 8 एटीएम का दौरा किया और लोगों की समस्या को जाना। नोट बैन के बाद रेलवे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने की मुहिम तेज कर दी है। रेलवे विभाग ने खुद को कैशलेस बनाने की मुहिम को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। रेलवे ने देश के कई स्टेशनों पर कार्ड स्वाइप मशीनें लगाने की शुरुआत कर दी है। भोपाल, इलाहाबाद और बिहार के छपरा स्टेशनों पर पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन मुहैया कराई गई है। हालांकि फिलहाल मांग के मुताबिक मशीनों की संख्या काफी कम है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को कुल 139 मशीनों की जरूरत है, लेकिन अभी 13 मशीनें ही मिली हैं। हालांकि कैश की कमी के चलते यात्री इस सुविधा की शुरुआत से काफी खुश हैं। के अलग अलग कोनों में वो स्वाइप मशीन, कम से कम 2 से 3 काउंटर पर स्वाइप मशीन भी रहेगी, इन एडिशन टू कैश पेमेंट। तो इससे लोगों को कैशलेस पेमेंट करने में आसानी होगी अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। सुविधाएं हो गई हैं कि अपने को एटीएम से पैसे निकालने में दिक्कत नहीं होगी, यहीं आए और यहीं टिकट हुआ और यहीं तुरंत, और ज़्यादा एटीएम के लाइनों में भीड़ नहीं लगनी पड़ेगी। यूज करेंगे तो हैबिट में आ जाएगा, नॉर्मली अच्छा ही है। तो अच्छा फैसला किया उनने जनता के लिए भी, जो भी है। मॉर्निंग से मैं लाइन लगा कर रखा था पैसे के लिए, मुझे टिकट करवाना था, बट इससे ये होगा कि अब लाइन लगाना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन रेलवे टिकट लेने पर 31 दिसंबर तक सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। ऑनलाइन रेल टिकट पर 10 लाख रुपए का बीमा कवर मुफ्त मिलेगा। रेलवे में MST और पास में डिजिटल पेमेंट पर 0.75% की छूट मिलेगी। रेलवे के रिटायरिंग रूम की बुकिंग में डिजिटल पेमेंट पर 5% की छूट मिलेगी। रेलवे 30 दिसंबर तक देश के ज्यादा से ज्यादा स्टेशनों पर POS मशीन की सुविधा देने की कोशिश कर रहा है। डिजिटल पेमेंट करना अब और आसान होने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों में डिजिटल पेमेंट के लिए आपको डेटा के पैसे नहीं दे रहे होंगे। टेलीकॉम रेगुलेटर टेराई जल्दी ही टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल उपभोक्ताओं को 100 MB तक फ्री डाटा देने की अनुमति जो है वो दे सकता है। ट्राई इसको लेकर के 1 से 2 दिन के अंदर गाइडलाइंस जो है वो जारी कर सकता है। नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से भी आपको 100 MB मोबाइल डाटा फ्री मिलने जा रहा है। सरकार का मकसद है कि फ्री डेटा मिलने से लोगों को डिजिटल पेमेंट में सुविधा होगी और ज्यादातर पेमेंट कैशलेस हो सकेंगे। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसके लिए ट्राई 1 या 2 दिन में गाइडलाइंस जारी कर सकता है। इस योजना के तहत हर यूजर्स को 100 MB मोबाइल डेटा फ्री दिया जाएगा, लेकिन ये डेटा आपको थर्ड पार्टी यानी ऐप के जरिए मिलेगा। लेकिन शर्त ये होगी कि आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ सकता है। ट्राई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसा मुमकिन है कि आने वाले समय में फेसबुक और पेटीएम जैसी कंपनियां आपको फ्री डेटा देने लग जाएं। अगर आप सोच रहे हैं कि रिवाइज टैक्स रिटर्न भरकर आप टैक्स लायबिलिटी से बच सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। नोटबंदी के बाद रिवाइज्ड आयकर रिटर्न दाखिल करने की आड़ में
कालाधन सफेद करने वालों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। आयकर विभाग ने कहा है कि जांच में दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ साथ जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। नोटबंदी के बाद ऐसे कई लोग हैं जो रिवाइज टैक्स रिटर्न भर धीरे से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन इनकम टैक्स ने एक सर्कुलर जारी कर ऐसे लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। और अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो फिर से सोच लीजिए। आयकर विभाग के जारी सर्कुलर में कहा गया है कि रिवाइज रिटर्न में अगर आप इनकम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, कैश ज्यादा बताते हैं या फिर खातों में प्रॉफिट बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं तो आपका केस स्क्रूटनी में जा सकता है और आपको भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आतंकी बुरहान वानी के भाई को मुआवजा दिए जाने के फैसले का समर्थन किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस मुआवजे पर आपत्ति जताने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आतंकी और उसके परिवार वालों में फर्क करना जरूरी है। उन्हें एक ही नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। और मिलिटेंट की फैमिली में मिलिटेंट के माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके बच्चे, हमें फर्क करना पड़ेगा। हमको सबको एक ही नजर से नहीं देखना है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुआवजे के लिए 17 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है जो आतंकी घटनाओं में मारे गए थे। कश्मीर में 2 अलग अलग इनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया। 2016 में अक्टूबर तक आतंकी घुसपैठ की 276 वारदात हो चुकी हैं। अनंतनाग के बीच बिहार में आज सुबह आतंकियों ने सेना के गश्ती दल पर हमला किया। सेना की जवाबी कार्रवाई में बासित अहमद डार नाम का आतंकी ढेर हो गया। बासित करीब 2 महीने पहले ही हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मौसम के हाल के साथ। मैदानी शहरों में अधिकतम तापमान एक बार फिर से 25 डिग्री तक सिमट गया है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कल के मुकाबले कम है। वहीं हिसार में भी अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जबकि गुरुग्राम का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान गिरकर 21 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। पंजाब की बात करें तो अमृतसर का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया, जबकि लुधियाना का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वहीं भटिंडा की बात करें तो भटिंडा का अधिकतम तापमान भी गिरकर 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं पटियाला में 22 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। उधर हिमाचल का रुख करें तो शिमला का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि मनाली का तापमान भी 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं धर्मशाला में 19 और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 13 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी शहरों में शिमला और मनाली के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया।